अब देखिए अपन ने आगे पढ़ा था पूंजी पर ब्याज। क्या पढ़ा था? पूंजी पर ब्याज पढ़ा था ना, पूंजी पर ब्याज। और इसकी दो विधि अपन ने पढ़ी थी, एक तो थी सरल विधि। कौन सी थी? सरल विधि। और दूसरी थी गुणनफल विधि। कौन सी थी? गुणनफल विधि। ठीक है, अपन ने दो विधियाँ पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? सरल विधि और गुणनफल विधि। और सरल विधि में आपने सूत्र भी पढ़ा था। कौन सा था सूत्र सरल विधि में? पूंजी की राशि गुणा ब्याज दर फिर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है, अगर समय आपके दिया हुआ है माह में तो बट्टे में 12 होते हैं, अगर समय दिया हुआ है दिन में तो बट्टे में कितना? 365। ठीक है, गुणनफल विधि में क्या था? गुणनफल का योग गुणा ब्याज दर और बट्टे में 100 × 12। ठीक है, ये सूत्र आपको याद है। आज अपन पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। ठीक है, आहरण पर ब्याज की एक विधि आपके है सरल विधि। कौन सी है? सरल विधि। ठीक है, दूसरी विधि है गुणनफल विधि, जो आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों विधियां तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने काम किया था पूंजी पर ब्याज और उसमें सरल विधि और गुणनफल विधि में जो भी आपके सूत्र यूज़ हुआ था, जो भी आपके प्रोसेस यूज़ किया था इसमें, वो का वो प्रोसेस इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अगर सरल विधि कहें तो आहरित की गई राशि गुणा ब्याज दर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है, वो का वो ध्यान रखना है। अगर समय माह में है तो क्या आ जाएगा? बट्टे में 12, और समय दिन में है तो क्या आ जाएगा? बट्टे में 365। ठीक है, उसी प्रकार गुणनफल विधि में जितने समय तक राशि आहरित की है उसको क्या कर दो, जब एक बार ही राशि आहरित नहीं करते हैं, वो बार बार, जिसका समय कोई निश्चित नहीं होता है और वो बार बार आहरित करते रहते हो, तो जितने समय के लिए राशि आहरित की उससे गुणा कर दो और फिर उसका योग ज्ञात कर दो। ठीक है, तो गुणनफल का योग आप क्या जाएगा? फिर गुणा ब्याज दर, क्योंकि समय के साथ में तो गुणा हो चुका है। ठीक है, तो समय तो आएगा नहीं इसके साथ में, ब्याज दर बट्टे में 100 × 12 करना है। ठीक है, ये तो आपने जो पहले पढ़ा था वही है। अभी अपन को पढ़ना है तीसरी विधि है औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि। तीसरी विधि कौन सी है? औसत अवधि विधि। और इसी पे आपको ध्यान देना है, औसत अवधि विधि पर। बाकी तो आपने पढ़ लिया है। और आहरण पर ब्याज चाहे पूंजी पर ब्याज हो, दोनों का प्रोसेस क्या है? सेम है। जबकि आहरण पर तीसरी विधि आती है औसत अवधि विधि, और औसत अवधि विधि में आपको देखना है। देखिए सूत्र क्या है। औसत अवधि विधि अपन पढ़ रहे हैं। औसत अवधि में सूत्र क्या आ जाएगा? आहरित राशि, आहरित राशि गुणा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्याज दर। क्या आ जाएगा? ब्याज दर गुणा, और क्या आ जाएगा? औसत अवधि। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, औसत अवधि बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 × 12। ठीक है, क्योंकि औसत अवधि अपन ज्ञात करेंगे, वो औसत अवधि हमेशा माह में होगी। किसमें होगी? माह में होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अब रही बात अपने, देखिए औसत अवधि विधि में अपन आहरित राशि भी ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज दर भी आपको प्रश्न में दिया होगा, लेकिन औसत अवधि कहाँ से ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, या फिर आप साधारण रूप से समझ लो तो कोई समस्या नहीं है। एक होता है इसमें औसत अवधि ज्ञात करने की दो विधियां हैं। हाँ, औसत अवधि एक तो है मासिक आधार पर और दूसरी है त्रैमासिक आधार पर। अगर आपको न मासिक दिया हुआ है न त्रैमासिक दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको अर्धवार्षिक मानना है। क्या मानोगे? अर्धवार्षिक मानोगे। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए, जब मासिक आधार पर अपन ज्ञात करेंगे, मासिक आधार पर अपन ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र लगता है आपको पता है क्या? बुक बंद रखो। मासिक आधार पर अपन ज्ञात करेंगे तब सूत्र क्या लगता है? n+1/2। n बराबर होता है माह। n बराबर क्या होता है? माह। अगर आपको कह दिया जाए 12 माह तक, 1 वर्ष तक, जैसे कि राम है, राम ने वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के प्रारंभ में, क्या बात आ रही है यहाँ पे? प्रत्येक माह के प्रारंभ में
2000 रुपये निकाले, ठीक है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितने 2000 रुपये निकाले, ठीक है, तो आपको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, औसत अवधि कैसे ज्ञात करोगे, तो ये सूत्र है n+1/2, n का मान वर्ष के दौरान पूरे वर्ष के लिए तो 12 प्लस 1/2 13/2 कितना आ जाएगा 6.5 माह, 6.5 माह, कितना आ जाएगा 6.5 माह। ये की बात अगर वो 9 माह के लिए करता तो 9 + 1 हो जाता ना, कितना आ जाता 5 माह, क्योंकि 9 + 1 कितना होता है 10 और 10 में 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 5 माह। ये कहिए अगर 6 माह के लिए होता तो क्या होता 6 + 1/2 7/2 यानी कितना आ जाता 3.5 माह, कितना आता 3.5 माह। कोई समस्या है इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो बात थी अपने किसकी, जब प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात करें तो, ठीक है, प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात करें तो, ठीक है। अब रही बात किसकी, प्रत्येक माह के अगर मध्य में लिखा है तो, ठीक है, देखिए अगर प्रारंभ की बात करें प्रत्येक माह तो n+1/2, मध्य की बात करें तो n/2, अंत की बात करें तो n-1/2, ठीक है। प्रारंभ की बात करें तो n+1/2, मध्य की बात करें तो n/2 और अंत की बात करें तो n-1/2, ठीक है। अगर प्रश्न में आ जाए कि राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में राशि निकाली है तो आपको सूत्र ये लगवाना है औसत अवधि के लिए। अगर आपके आ जाएगा राम ने प्रत्येक माह के मध्य में तो आपके n/2 लिखना है, और अगर प्रश्न में आ जाए कि राम ने प्रत्येक माह के अंत में राशि निकाली है तो n-1/2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक माह के मध्य की बात हो रही है और 12 माह की बात हो रही है तो 12/2 कितना आ जाएगा 6 माह, क्योंकि n की जगह 12 आ जाएगा अपन 2, ठीक है, टोटल 6 माह के लिए। उसी प्रकार अगर ये कह दिया जाए कि अंत में तो 12 - 1/2, 12 में से 1 के कितनी 11/2 यानी 5.5 माह, ठीक है, हो जाएगा। आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है प्रथम प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है तो प्रत्येक माह आए तो ही, ठीक है, प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है तो n+1/2, मध्य की बात होती है तो n/2 और अंत की बात हो रही है तो n-1/2, ठीक है। ये तो बात हो रही है प्रत्येक माह की, प्रत्येक यानी एक माह, इसलिए 1 प्लस हुआ है, ठीक है। अगर बात करें त्रैमासिक की, किसकी त्रैमासिक, अगर बात करें त्रैमासिक की तो त्रैमासिक में क्या होता है आपको पता है, जहां पे n+1 लिखा हुआ है ना, त्रैमासिक का अर्थ 3 माह, प्रत्येक माह का अर्थ 1 माह, त्रैमासिक का अर्थ क्या होता है 3 माह, ठीक है। तो जहां पर आपके n+1 लिखा हुआ ना उसकी जगह त्रैमासिक है तो n+3 करना है, कितना करना है n+3, यानी उसका आपके सूत्र हो जाएगा n+3.2, उसका तो n/2 ही होगा, और जहाँ पे 1 दिखता है वहाँ पे 3 लिखना है बस, तो यहाँ पे हो जाएगा n-3/2, ये आपके आ जाएगा त्रैमासिक, और 2 ही आपको ध्यान रखना है, त्रैमासिक और मासिक। मासिक में प्रत्येक माह की बात हो रही है तो 1 आता है, ठीक है, n+1 n/2 और n-1, और ये कब की बात है प्रारंभ मध्य अंत। अगर त्रैमासिक की बात कर रहा है तो n+3 n और n-3 प्रारंभ मध्य और अंत, ठीक है, टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको कह दिया जाए 6 माह के लिए तो n की जगह देखिए मैंने पहले लिख दिया कि n बराबर क्या होता है माह। अगर आपको 8 माह का कहते हैं यहाँ पे 8 रखना है n की जगह, अगर 9 माह का कहते हैं 9 रखना है, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस दिया हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है कि वर्ष के दौरान प्रत्येक माह 2000 रुपये निकालता है, अब प्रारंभ में निकालता है, मध्य में निकालना है, अंत में निकालता है, ये दिया हुआ नहीं है तो क्या करोगे, तो उसको मध्य में मानोगे, मध्य में मानोगे ना। अगर आपके प्रश्न लिखा हुआ कि राम ने प्रत्येक माह 2000 रुपये निकाले, राम ने प्रत्येक माह 2000, अब अपन को पता नहीं कि प्रारंभ में निकाले हैं अंत में निकाले, तो उसको क्या मानोगे आप, मध्य मानोगे। जैसे कि ये फिक्स रेट होती है, जैसे किसी साझेदार ने ऋण दिया है, ठीक है, और उसके ब्याज के बारे में कोई प्रोसेस दिया हुआ नहीं है तो उस ऋण पे कितना 6% ब्याज दिया जाता है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, यानी ऑटोमेटिकली आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपके अंश आप जारी कर रहे हो और अंश पे बट्टे की राशि है, या फिर बट्टा तो होता ही नहीं अंश पे, क्योंकि अंशों को बट्टे पर आप निर्गमित नहीं कर सकते, ठीक है। ऋण पत्र है या फिर अंश है उसको आप प्रीमियम पर जारी कर रहे हो, ठीक है, और प्रीमियम की राशि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो उसको अलॉटमेंट पर जारी प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, अगर आपके दिया हुआ नहीं है टाइम के बारे में कुछ,
तो आप क्या करोगे, उसको n/2 ही मानोगे, मध्य में ही मानोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है? टेबल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टेबल नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, अब आपको कुछ लाइन याद रखनी है। यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में साझेदार के द्वारा राशि फिक्स राशि होनी चाहिए भाई, ठीक है, समान राशि समान समय के अंतराल में अगर निकालता है तो औसत अवधि लागू होती है। समान राशि समान समय के अंतराल में अगर निकालता है तो औसत अवधि लागू होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई साझेदार एक निश्चित समय में समान समय के अंतराल में समान राशि आहरित करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, औसत अवधि विधि से काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, तो एक लाइन लिखो, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, क्या लाइन लिखोगे, प्रत्येक माह के प्रारंभ में प्रत्येक माह के प्रारंभ में राशि आहरित करने पर औसत अवधि क्या हो जाएगी, प्रत्येक माह के प्रारंभ में राशि आहरित करने पर औसत अवधि क्या हो जाएगी। आपको सूत्र याद है क्या, n+1/2। ठीक है, और एक वर्ष का मैं लिखवा रहा हूँ तो इसका सूत्र क्या होता है, आपको पता ही है, n+1/2, एक होता है n/2, एक होता है n-1/2। इन्हीं सूत्रों से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n+1 प्रत्येक माह के प्रारंभ में, एक वर्ष की बात हो रही है, तो 12 + 1 कितने, 13/2 यानी 6.5 माह। क्या आ जाएगा, 6.5 माह। आपको ये फिक्स याद रखना है, चाहे सूत्र याद है या नहीं है। क्या याद रखोगे, यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में साझेदार के द्वारा कोई राशि आहरित की जाती है तो उसकी औसत अवधि कितनी होगी, 6.5 माह की। ब्याज कितना लगेगा, 6.5 माह का। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी एक लाइन लिखो, वो कभी प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के मध्य में कोई राशि आहरित करता है तो उसकी औसत अवधि कितनी होती है, 6 माह होती है। क्यों, n/2, n की जगह 12 रखोगे, माह कितने 12 हैं, तो n की जगह 12 रखोगे तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6 माह। फिर उसी प्रकार प्रत्येक माह के अंत में अगर कोई राशि आहरित करता है साझेदार तो उसका कितना आ जाएगा, 5.5 माह। ठीक है, ये अपना पहले सूत्र पढ़े हैं, आपको ये फैक्ट तो याद रखना ही पड़ेंगे कि प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है तो आपको फिक्स याद रखना है कि 6.5 माह होता है। प्रत्येक माह के मध्य की बात हो रही है तो आपको यही याद रखना है कि आपके 6 माह होता है, और प्रत्येक माह के अंत की बात हो रही है तो आपको ये याद रखना है कि कितना होता है, 5.5 माह होता है। ठीक है, वापस आगे देखिए, अगर त्रैमासिक की बात हो रही है, ये तो था मासिक, ये तो है मासिक, त्रैमासिक की बात होती है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यही बात, अगर प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ में कोई राशि आहरित करता है तो आपको सूत्र याद है ना, क्या होता है, n+3/2। ठीक है, n+3 यानी 12 + 3/2 कितना हो जाएगा, 15/2 कितना आ जाएगा, 7.5 माह। कितना आ जाएगा, 7.5 माह। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्येक माह नहीं है, प्रत्येक तिमाही है, तिमाही है। ठीक है, अगर आगे आ जाए प्रत्येक तिमाही के मध्य में, कोई समस्या नहीं, मध्य में तो वो का वही रहेगा क्योंकि n/2 होता है, उसका भी सूत्र और इसका भी n/2 होता है। कितना आ जाएगा, 6 माह ही आएगा। ठीक है, अगर मध्य में पूछे चाहे त्रैमासिक है चाहे मासिक है, दोनों का औसत अवधि क्या आ जाएगी, 6 माह आएगी, समान आएगी। ठीक है, फिर आगे देखिए, प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के अंत में अगर कोई राशि निकालता है तो आपको पता है n-3.2 होता है। क्या होता है, n-3.2 होता है। ठीक है, और n की जगह आप 12 रखोगे तो 12 - 3/2 यानी 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5 माह। कितना आ जाएगा, 4.5 माह। ठीक है, ये थोड़े से फैक्ट आपको याद रखने हैं, सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो कि प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है या मध्य की बात हो रही है या फिर अंत की बात हो रही है तो आपको मध्य मानना है, ध्यान रखना।
ठीक है। यदि आपको समय के बारे में निश्चित नहीं है, समय का निश्चित नहीं है होने पर, निश्चित नहीं होने पर मध्य माना जाता है और इसका हमेशा 6 माह ही होगा। अगर समय दिया हुआ नहीं तो आपको क्या मानना है, औसत अवधि 6 माह ही होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रखना था। रह जाएगा क्या? प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है, आपको केवल यही याद रखने 3 ही, 6.5 माह, 6 माह, 5.5 माह। यहाँ पर 7.5 माह, 6 माह और 4.5 माह। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी अगर आपको याद नहीं है तो आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह n+3/2 n/2 और n-3/2, इसी सूत्र से त्रैमासिक निकलेगा और इस सूत्र से क्या निकलेगा, मासिक निकलेगा। ठीक है, औसत अवधि आपके पास में होनी चाहिए। हो जाएगा क्लियर? क्या हो जाएगा? अब एक प्रश्न लिखो। लिखो अपनी कॉपी में, राम व श्याम ने 20,000 व 30,000 का आहरण किया। राम और श्याम हैं, राम ने 20,000 का आहरण किया है और श्याम ने 30,000 का आहरण किया। 20,000 और 30,000 का आहरण किया। ठीक है, आहरण की दर आपको दी हुई है 10%। आहरण पर ब्याज दर कितनी है? 10% है। ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों का ब्याज ज्ञात करो। आहरण पर क्या कर दो, ब्याज ज्ञात कर दो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको पता ही है कि एक ही राशि तो दी हुई है। राशि कितनी है? एक बार ही दी हुई है। ठीक है, समय आपके वर्ष के अंत में कह रहा है तो 1 वर्ष है। ठीक है, ब्याज दर आपके पास में है। कौन सी विधि लगेगी? सरल विधि। कौन सी विधि लगेगी? सरल विधि। आहरित की गई राशि कितनी है? 20,000। ब्याज दर कितनी है? 10 है। दर इसमें समय कितना है? 1 वर्ष है। ठीक है, फिर 100। 12 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे माह होता तो यहाँ पे बट्टे में 12 आता। अगर यहाँ पर दिन दिए होते तो यहाँ पे बट्टे में 365 आते। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 0 से 2 0 के कितना बचेगा? 2,000 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये तो था राम का। अब श्याम की बात करें तो श्याम के देखिए कितने 30,000 रुपये हैं और ब्याज दर 10 है, समय 1 वर्ष है, बट्टे में 100 आ जाएगा। टोटल 3,000 रुपये क्या आ जाएगा? श्याम के आहरण पर भी ब्याज आ जाएगा। ये तो थी सरल विधि। सरल विधि में कुछ नहीं करना है, जितनी आहरित की राशि है गुणा ब्याज दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, जैसे कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता था वो का वो इसमें भी सूत्र लगेगा। फिर इसके बाद में अगर दूसरा प्रश्न आ जाए, राम व श्याम के आहरण। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है 1 जनवरी को आपके जैसे कि आहरण दिया हुआ है 5,000 रुपये। ये राम है, ये श्याम है और इसके दिया हुआ है 7,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आपके दिया हुआ 1 अगस्त को इसके 2,000 रुपये आहरण है, इसके कुछ नहीं है। फिर आपके दिया हुआ है 1 अक्टूबर को इसके कुछ नहीं है, इसके 5,000 है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 31 नवंबर को इसके 1,000 है और इसके 2,000 है। ये आपके आहरण जैसे कि दिए हुए हैं। ठीक है, लिखोगे नहीं साथ में, एक बार समझो वापस। ये जो है इसको अपन करेंगे गुणनफल विधि से। अब आपको पता तो चला कि कौन सा गुणनफल विधि से होता है और कौन सा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके सिंपल रूप से एक ही राशि दी हुई है आहरण की और दर दी हुई है तो अपन क्या कर सकते हैं, साधारण यानी सरल विधि से अपन ब्याज की दर यानी ब्याज की राशि ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में दिया हुआ है साझेदारों की जो है राशि आहरित की गई राशि वो अलग अलग समय के लिए निकाली गई है, तो अपन क्या करेंगे, गुणनफल विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले गुणनफल करो, गुणा करो। कैसे करोगे, राम का आहरण सबसे पहले 5,000 कब निकाला है, 1 जनवरी को। मान लीजिए आपके 31 दिसंबर को ये गणना करनी है।
1 जनवरी से वर्ष स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये 5000 कितने समय तक रहे? 12 माह तक। तो इस 5000 को 12 से गुणा कर दो, 12 माह तक रहे तो 12 से गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद में अगला कौन सा है? 2000। 1 अगस्त की बात हो रही है, जुलाई के बाद में अगस्त होता है, ठीक है। 5 माह रहते हैं, ठीक है, जुलाई तक 7 माह हो जाते हैं ना। तो ये 5 माह के लिए कितने हैं? 2000 रुपये। तो इनको 2000 इसको 5 माह, यानी कितने समय के लिए रहे? 5 माह तक। फिर इसके बाद में देखिए 1000 कब की बात हो रही है? 31 नवंबर की बात हो रही है। 31 नवंबर यानी नवंबर का अंतिम दिन, तो दिसंबर का स्टार्टिंग हो जाएगा। तो 1 माह के लिए रहा, कितने माह के लिए? 1 माह के लिए। तो 1000 कितने समय के हैं? 1 माह के लिए। देखिए 12 पंजे 60, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये कितना हो जाएगा? 10,000 और कितना आ जाएगा? 1000। टोटल राशि 70 और 71,000 आ जाएगा। टोटल गुणनफल का योग कितना है? 71,000। उसी प्रकार श्याम की बात देखिए, श्याम के कितने? 7,000 12 माह के लिए, कितने? 7,000 12 माह के लिए। उसके बाद में ये देखिए 5,000 1 अक्टूबर की बात हो रही है, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। 9 माह के लिए हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 माह के लिए बाकी है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। तो 5,000 की राशि है वो 3 माह तक निकाली। फिर इसके बाद में देखिए 2000 रुपये कब की बात हो रही है? ये 2000 रुपये आपके 31 नवंबर की बात हो रही है। कब की बात है? 31 नवंबर की बात है। 2000 रुपये, तो ये 1 माह के लिए है, ठीक है। तो 2000 रुपये आपके किसके लिए हैं? 1 माह के लिए। 7 12 7 कितने होते हैं? 84, ठीक है। फिर उसके बाद ये 15,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं? 9 और 2 11 हासिल 1 9 और 10, 1,01,000। कितना आ जाएगा? 1,01,000, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? गुणनफल विधि से आपके पास में गुणनफलों का योग आपके पास में है, और गुणनफल विधि से आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। तो राम के ब्याज की राशि कितनी आ जाएगी? गुणनफल कितना है? गुणनफलों का योग 71,000, जबकि ब्याज की दर कितनी दी हुई है? 10%। बट्टे में क्या करना है? 100 गुणा 12 करना है। बट्टे में क्या करोगे? 100 गुणा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 0 से 1 और 2 0 गए, 12 का भाग आपको देना है। जो भी राशि आ जाएगी, जैसे कि 12 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? 5 बार 60, 11 0 110, कितना आ जाएगा? 108 2/12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 मिनट। इसके आगे देखिए श्याम का, आप ये गणना कर लेना एक बार, ठीक है, कंफर्म कर लेना। फिर इसके बाद में है 1,01,000 और इसको 10/100 × 12 करना है, ठीक है। 2 0 से ले जाएंगे, 12 का भाग इसमें दे दो, इसका जो ब्याज पर आ जाएगा क्या आ जाएगा? आहरण पर ब्याज। ये कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है, गणना कर लेना। फिर उसके बाद में ये तो था अपने गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में क्या करना है? जितनी भी राशि निकाले, कितने समय के लिए निकाले, उससे गुणा कर दो, और जो भी आपके योग आएगा उसको गुणनफल के योग में रख दो, और ब्याज दर बटे 100 × 12 सूत्र आपको याद ही है। ये हो जाएगा क्या? फिर इसके बाद अगला आपको औसत अवधि विधि के माध्यम से करना है। और औसत अवधि विधि के माध्यम से कैसे करेंगे? देखिए एक प्रश्न लिखो, साथ साथ में लिखते रहो फास्ट। राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये का आहरण किया, ठीक है। राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये का आहरण किया। श्याम ने प्रत्येक माह के मध्य में 3,000 रुपये का आहरण किया, और मोहन ने प्रत्येक माह के अंत में 1,000 रुपये का आहरण किया। राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है 2,000 रुपये, श्याम ने प्रत्येक माह के मध्य की बात हो रही है 3,000 रुपये, और मोहन ने प्रत्येक माह के अंत की बात हो रही है 1,000 रुपये का आहरण किया है। आहरण पर ब्याज कितना देना है आपको? 12% देना है। आहरण पर ब्याज कितना है?
12% देना है तो आपको क्या ज्ञात करना है, आहरण की राशि ज्ञात करनी है, आहरण पर ब्याज कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राम के बारे में देखते हैं अपन। राम ने टोटल राशि कितनी आहरित की है, 2000 प्रत्येक माह हो रहा है तो 12 माह में कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, श्याम ने कितनी आहरण किया है, 3000 रुपये प्रत्येक माह तो 12 माह में कितना हो जाएगा, 37,000 रुपये। ठीक है, जबकि मोहन ने कितनी राशि आहरित की है, 1000 रुपये प्रत्येक माह तो 12 माह में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। सबसे पहले तो राशि आहरित कितनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए राम के आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात करोगे, कुल आहरित राशि 24,000 गुणा ब्याज दर कितनी है 12% गुणा क्या आ जाएगा, औसत अवधि। और औसत अवधि में देखिए प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही तो 6.5 माह होता है। प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही तो आपको लाइन लिखवाई थी मैंने 6.5 यानी n+1/2, 12+1/2 13/2 यानी 6.5 माह। ठीक है, तो यहाँ पे 6.5 माह हो रहा है, या फिर आप 13/2 लिख सकते हो। और आपको पता है ये 100 गुणा 12 क्यों लिखा है, सूत्र में लिखा हुआ था ना 100 गुणा 12, ये 2 मैंने कहाँ से लिखे, 13/2 होते हैं, और 13/2 यानी 2 का भाग 13 में देने पर 6.5 माह, तो आप 13/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको साधारण रूप से अपन क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 से 12 कट गए। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 120 बार। 120 और 13 से इसको गुणा करना कितना देगा, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 और 2 15, 1560 रुपये। कितना आ जाएगा, 1560 रुपये। उसके बाद में अपन श्याम, और आपको पता है श्याम ने कितनी राशि आहरण किया है, 37,000 रुपये। ठीक है, ब्याज दर कितनी है 12%, और समय उसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक माह के मध्य की बात हो रही है, प्रत्येक माह के मध्य में 6 माह हो गए, n/2 12/2 6 माह। ठीक है, तो 6 आ जाएंगे यहाँ पे, बट्टे में 100 × 12, 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, अब 6 से 37 हासिल 3 और 37 18 और 3 2160 रुपये। कितना आ जाएगा, 2160 रुपये। फिर उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं मोहन की, और मोहन ने कितना आहरण किया है, मोहन ने किया है टोटल 12,000 रुपये का आहरण। ठीक है, और 12% ब्याज दर है, लेकिन औसत अवधि कितनी हो जाएगी, 5.5 माह। 5.5 माह को 11/2 लिख सकते हैं क्या, तो 11/2 लिख दो। 11/2 अपन 100 × 12 तो करते ही हैं। ठीक है, 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 का भाग इसमें 60 बार, और 60 को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 660 रुपये। ठीक है, क्या आप ये ज्ञात कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई समस्या तो नहीं है ना। अगर इसकी जगह ये मासिक थे, उसकी जगह अगर त्रैमासिक होते तो क्या करते, ये मासिक था ना, उसकी जगह अगर त्रैमासिक होता तो क्या करते, तो देखिए इसकी गणना कर दो। अगर त्रैमासिक है तो ठीक है ना, राम के कितने हैं त्रैमासिक में, देखिए राम के 24,000 नहीं आएंगे, क्यों, प्रत्येक 3 माह में एक बार निकालता है, तो इसमें 24,000 नहीं आएगा। अपन प्रत्येक माह की बात कर रहे हैं तब तो 12 से गुणा होता था, लेकिन त्रैमासिक प्रत्येक 3 माह में तो 4 किस्तों में निकालेगा, केवल 12 माह में कितनी बार, 4 बार निकालेगा। तो ये 2,000 रुपये निकाल रहा है 12 माह में 4 बार, 2 × 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 8,000। तो इसकी राशि कितनी आ जाएगी, 8,000। जबकि उसमें ब्याज दर कितनी 12% दी हुई है ना, जबकि औसत अवधि कितनी आ जाएगी, 7.5 माह। त्रैमासिक में अगर प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में राशि निकालता है तो कितना आ जाएगा, 7.5 माह। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो n+3/2 कितना आ जाएगा, n की जगह 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15, 15/2 कितना आ जाएगा, टोटल 7.5। ठीक है, यानी आप 15/2 लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। 12 और ये 100 × 12 तो अपन करते ही थे, 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 गए, इसका भाग 40 आ जाएगा, 1500 के 60 600 रुपये। कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, उसके बाद श्याम की बात करो त्रैमासिक में। त्रैमासिक में देखिए प्रत्येक माह में तो 3,000 रुपये निकाल सकता, त्रैमासिक में कितना हो जाएगा, 3,000 × 4 12,000 राशि निकालेगा, कितनी 12,000 राशि निकालेगा। तो 12,000 राशि निकाल रहा है, 12% है, और इसमें मध्य की बात हो रही है, प्रत्येक तिमाही के मध्य में तो 6 माह ही होता है, चाहे त्रैमासिक हो चाहे मासिक हो, मध्य की बात तो होती है, औसत अवधि समान होती है 6 माह। तो 6/100 × 12, 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0, 12 से कितने होते हैं
72,720 रुपये आपके क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 रुपये। उसके बाद में मोहन की बात हो रही है, और मोहन को 1000 इंटू 4 कर दो, 4000 रुपये। टोटल राशि कितनी निकाल रहा है, 4012। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कितना ब्याज लगेगा, 4.5 माह का। कैसे, आपको पता है n-3.2, n कितना है 12-3/2 यानी 9/2 यानी कितना आ जाएगा, 4.5 माह। यानी 9/2 कर सकते हो क्या, 9/2 कर सकते हैं ना। और ये 100/12 तो होता ही था। 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 करके इसका आ जाएगा 20, 9 दूनी 18, 180 रुपये। कितना आ जाएगा, 180 रुपये। कर सकते हो क्या, हो जाएगा काम, ठीक है। आहरण पर ब्याज क्लियर है या नहीं है, ये 8,000 से कौन से 8,000, हाँ राम के 8,000, प्रत्येक माह में 2,000, और ये 4 बार निकालेगा 12 माह में, तो कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक है। क्योंकि त्रैमासिक का अर्थ 3 माह नहीं निकालता है, फिर चौथे माह निकालेगा, वापस 3 माह नहीं निकालेगा, फिर वापस चौथे माह निकालेगा। प्रत्येक 3 माह के अंत में ये राशि निकाल रहा है। वर्ष में 4 बार निकालेगा, क्योंकि वर्ष में 12 माह होते हैं और 3 माह के कितने जोड़े बनते हैं, तो 4 बार निकालेगा, ठीक है। हो जाएगा क्लियर। इसी के साथ में आज की क्लास को स्थगित कर देते हैं। कल अपन पढ़ेंगे कौन सा, बंद हुए खातों में समायोजन, बंद हुए खातों में समायोजन, और साझेदारों के द्वारा आश्वासन या गारंटी देना, ठीक है। उसमें 4 कंडीशन थी। कौन कौन सी कंडीशन थी, फर्म के द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार के द्वारा फर्म को गारंटी, ठीक है। किसी साझेदार के द्वारा साझेदार को गारंटी, और फर्म द्वारा साझेदार और साझेदार द्वारा फर्म एक साथ में गारंटी। ये 4 कंडीशन है। और बंद हुए खातों में समायोजन, ये अपन कल ले लेंगे, ठीक है।